जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज हम लोग जो है वो पॉलिटी का आप लोगों को, जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, इवन चाहे आपका आर ओ एग्ज़ाम हो, BEO हो, आपका लेखपाल हो, या SSC से संबंधित आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा और पॉलिटी आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जितने लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग देखिएगा, आज की क्लास आप लोग करिएगा और इसकी PDF जो है आपको, ठीक है, PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल @सिलेक्शन मेंटर पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना जो है आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। अब आप लोग बताइएगा कि किसी भी देश में संविधान की रचना मात्र एक दिन में तो हो नहीं जाती। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में संविधान की जो रचना है उसकी उपज हो जाएगी, बल्कि संविधान क्या है, एक सतत विकास का परिणाम होता है। क्या होता है? एक सतत विकास का परिणाम होता है। ठीक है, सतत विकास का परिणाम होता है। अब हमारे इस संवैधानिक विकास की शुरुआत जो होती है वह कब से होना शुरू हो जाती है? 31 दिसंबर सन 1600 से। कब से? 31 दिसंबर सन 1600 से धीरे धीरे जो है इस संवैधानिक विकास की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। होती तो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या हो जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ की जो महारानी एलिजाबेथ होती हैं, कहाँ की? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक राजलेख द्वारा कंपनी को, कौन सी कंपनी? इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दे दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहा जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि भारत में आकर कंपनी अपना व्यापार करने लगती है और व्यापार करते करते अपना प्रभुत्व जो है उसको स्थापित कर लेती है। ठीक है, अब होता क्या है, धीरे धीरे 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई, 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई एवं 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों की स्थिति भारत में बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि अंग्रेजों का अगर वास्तविक रुकना अगर हुआ है तो वह 1764 की ईस्वी के बाद में ही उन लोगों ने अपना पूरा अधिकार भारत में कम किया है। ठीक है, कब? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में। अब भाई, अगर युद्ध जीत लिया है, आपने अधिकार कर लिया है, ठीक है, तो बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन का शिकंजा कसा, तो इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए। ठीक है, इस शासन को भैया मजबूत बनाए रखने के लिए क्या किया? कई सारे एक्ट जो हैं उनको पारित किया गया। ठीक है, तो इनमें से कुछ एक्ट जो थे वो कंपनी के अधीन थे। ठीक है, और कुछ एक्ट जो थे वो किसके अधीन थे? तो वो महारानी के अधीन थे या ब्रिटिश संसद के अधीन थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंपनी के अधीन शासन। क्या आता है? कंपनी के अधीन शासन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संवैधानिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित अधिनियम। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कब से कब तक अधिनियम पारित करती है? तो 1773 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे ब्रिटिश ताज।
या ब्रिटिश की महारानी, ठीक है। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। और यह अधिनियम कब से पारित किए जाते हैं? तो 1858 से 1947 तक। कब तक? 1947 तक यह अधिनियम पारित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपनी के अधीन पारित अधिनियम, जिनमें से पहला अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिएगा इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, सबसे पहले तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पारित कब हुआ? ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो देखिएगा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। इनके द्वारा क्या किया गया? एक गुप्त समिति की गठित की गई और उस गुप्त समिति की सिफारिश पर, किसकी? गुप्त समिति जो थी, उस गुप्त समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, ठीक है। कहाँ पर? मुख्य उद्देश्य फिर से सुन लीजिएगा, कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को ज्ञात कर समाप्त करना था, ठीक है। अब होता क्या है कि इसी एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो वॉरेन हेस्टिंग बनता है। कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बनता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग बना, ठीक है। अच्छा, इसी एक्ट के द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को होता क्या है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। और 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तीसरी कौन सी थी? कलकत्ता। तो इन दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अच्छा, अब जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया है, उसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, उसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, सारी चीज़ें अगर अब इसके अधीन हो गई हैं तो इसके भी जो यहाँ का गवर्नर था, इसको भी गवर्नर कहते थे, इसको भी गवर्नर कहते थे, इसको भी गवर्नर कहते थे, कलकत्ता वाले को भी। तो अब अगर कोई किसी का अधिकार बढ़ा रहे हैं तो उसके पद में भी बढ़ोतरी करेंगे। तो अब क्या था, जो कलकत्ता का गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसी एक्ट के तहत, कौन से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या होता है? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट की जो है वह स्थापना की जाती है। और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो एलिजा इम्पे बनते हैं। कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे बनते हैं। तथा यह 4 सदस्यीय होता है, इसमें 3 अन्य सदस्य भी होते हैं जिनका नाम होता है चैम्बर, लिमेस्टर और हाइडस, ठीक है। कौन थे? चैम्बर, लिमेस्टर और हाइडस थे। और यह एक कैसा था? अभिलेखीय न्यायालय था। कैसा था? अभिलेखीय न्यायालय था। कौन सा? तो यही जो सुप्रीम कोर्ट जो था। तो आपसे ये भी प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता के अंदर की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या होता था कि वो भारत में आकर बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करते रहते थे, लेकिन अब क्या किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है कि इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है? कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या? उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है।
ये भी आप लोग याद रखती। किसके द्वारा, अब आपसे प्रश्न बनेगा कि कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया, तो 1773 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, इसी एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, इसको बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए एक कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। आगे इसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पूरे समझो 10 से 11 साल बाद आता है। देखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को, ठीक है, क्योंकि कंपनी मजबूत हो रही थी भारत में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के लिए, ठीक है, 1784 में क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसको पारित किया गया। ठीक है, किसको पारित किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होता है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। अब कंपनी जो थी, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को ही लेकर, ठीक है, जो लॉर्ड नॉर्थ थे और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ गया था। कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, और उनको समर्थन दे रखा था फॉक्स ने। लेकिन इसी एक्ट के कारण वहाँ पर जो थी वो सरकार गिर गई। ठीक है। और यह पहला और अंतिम अवसर है, याद रखिएगा, पूरे ब्रिटिश पीरियड में आप लोग याद रखिएगा कि यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश की सरकार गिर गई हो। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए क्या किया गया, एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। किसका, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें क्या था, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक राज्य का सचिव था, और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी उनको गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और इसी नियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत होती है। किसके द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया पैक्ट के द्वारा किसकी, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, जो कि 1858 तक क्या रहती है, विद्यमान रहती है। 1858 तक यह चलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे है कि 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इससे पहले जो होता है, आपके 1784 के बाद में कुछ और भी सुधार किए जाते हैं, जैसे कि 1786 का अधिनियम आता है। कौन सा आता है, 1786 का अधिनियम आता है। इस 1786 के अधिनियम में क्या होता है, तो देखिएगा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो कॉर्नवालिस होता है उसको भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। किसके, भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। और इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी किसमें निहित कर दी गई, तो गवर्नर जनरल में नियुक्त कर दी गई थी, निहित कर दी गई थी। ठीक है। और यह दोनों अधिकार किसको प्राप्त हुए, तो कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए थे, कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। ठीक है। इसके साथ में इसी एक्ट में यह भी किया गया कि जो गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था और उसे लागू भी कर सकता था। किसके द्वारा, तो 1786 का जो अधिनियम था। इसके बाद में आता है 1793 का चार्टर एक्ट। क्या आता है, 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको कब तक बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कब तक, 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। और नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब जो नियंत्रण मंडल के सदस्य थे उनको वेतन कहाँ से मिलता था, तो भारत के राजस्व, जो भारत का राजस्व होता था उसके द्वारा उनको वेतन दिया जाता था। ठीक है। अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। किसके द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में ही इसके मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल का परिषद स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया।
ठीक है। और इन सभी सदस्यों को वेतन कहाँ से मिलता था, तो भारतीय कोष से मिलता था, जो कि 1919 तक जारी रहता है। ठीक है। फिर आता है आपके 1793 के चार्टर एक्ट के बाद में कौन सा आता है, 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। ठीक है। देखिएगा, समकालीन सिद्धांत तथा अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है, अधिकार को समाप्त करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीनी तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार चलता रहा। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, उसका एकाधिकार बना रहा। ठीक है। पहली बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई थी, कब से, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। इसके साथ में ही क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को, किसको, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार की छूट दी गई। किसकी दी गई, धर्म के प्रचार की छूट दी गई। अब वो भारत में अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार खूब कर सकते थे। ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है। आप ये कह सकते हैं पहली बार शिक्षा का बजट बनाया गया, जिस पर क्या, 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है। यह एक्ट चलता रहता है। इसके बाद में आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन सा आता है, 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके द्वारा क्या होता है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ठीक है, उदारवादी नीतियाँ, उदारवादी जो नीति थी और क्रियान्वयन, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसर फेयर की सिद्धांत की छाप थी। किसमें, 1833 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है। इसके नियंत्रण बोर्ड के सचिव थे जिनका नाम क्या था, मैकाले। क्या नाम था, मैकाले। तथा बेंथम के शिष्य थे जेम्स मिल। का प्रभाव जो था वो किसके ऊपर था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम पर था। आगे सुनिएगा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया गया तथा उसे एक ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। देखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1793 के चार्टर एक्ट में भी 20 साल के लिए उसको बढ़ाया गया था कंपनी के अधिकार को, और 1833 के भी चार्टर अधिनियम में 20 वर्ष के लिए फिर क्या किया गया, कंपनी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, इसी अधिनियम के द्वारा, किसके, चार्टर अधिनियम 1833 का, कंपनी के जो वाणिज्यिक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। किसको, कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। किसको, कंपनी को। ठीक है। अब क्या होता है, इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया, भारतीय जो प्रशासन था उसको केंद्रीकरण किया गया। अब जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। अब क्या हो गया कि 1833 के एक्ट के द्वारा क्या होता है कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और इसी एक्ट के द्वारा जो अब गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। किस एक्ट के द्वारा, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण संपूर्ण भारत को कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, तो 1833 के अधिनियम के रूप में। ठीक है। आगे, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। किसके द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और 1843 ईस्वी में किसका, दास प्रथा को बिल्कुल उन्मूलन कर दिया गया, दास प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब, 1834 में। अगर आपसे चार्टर एक्ट पूछता है तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन कब होता है, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 में होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे आता है इसके बाद में 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। अब इस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि कार्यपालिकाएं और विधायी शक्तियों को पृथक करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया गया।
क्या किया गया, अब विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति जो होंगी उनको क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा, और भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई। इस विधान परिषद में कितने सदस्य होते थे, तो 12 सदस्य होते थे। कितने, 12 सदस्य होते थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत पारित किया गया। किसका, क्षेत्रीय प्रतिनिधि का, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत भी पारित किया गया। ठीक है, किस, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत भी पारित किया गया। अच्छा, इसके साथ में क्या होता है कि जो विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। अब कोई भी विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक होता तो गवर्नर जनरल जो था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, वो वीटो कर सकता था, मतलब उसको रोक सकता था। ठीक है, अच्छा, परिषद में जो था वाद विवाद का प्रारूप कैसा था, मौखिक होता था। ठीक है, इसी 1853 के अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत में एक विधान मंडल की भी स्थापना की गई। किसकी, विधान मंडल की भी स्थापना की गई। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, विधान मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छा, इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए, जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त हो गया था। ठीक है, और इसी के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु चयन एवं खुली प्रतियोगिता भी शुरू हुई। मतलब आईसीएस की परीक्षा, किसकी, पहले इसको क्या कहते थे, आईसीएस की परीक्षा भी किस अधिनियम के द्वारा शुरू होती है, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा शुरू होती है। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमारे थे कंपनी के अधीन जो थे अधिनियम थे। अब आप लोग, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आएगी तो हम लोग कल इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिएगा 1857 में क्या हो जाता है, भारत में क्रांति हो जाती है। ठीक है, विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के बाद में क्या होता है कि कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो हम कल इसको पढ़ेंगे। बाकी आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसी तरीके की क्लास आपको रेगुलर चाहिए है तो आप लोग एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा, उस पर हम लोग एक क्लास जो है उसको लाइव भी कर सकते हैं। बाकी इसकी क्लास जो है, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।